नमस्कार बच्चों, आप लोगों को हम आज से प्रथम चैप्टर को प्रारंभ करते हैं मैथमेटिक्स में। इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। आज हम तुमको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताएंगे, जो हमारे कक्षा क्लास 10th के लिए पहला अध्याय है या प्रथम चैप्टर है। तो क्या है आज का? वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं। तो पहला अध्याय क्या नाम है इसका? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं या इसे रियल नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं है या अध्याय 1। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। अगर हम कहें कि वास्तविक संख्याओं की परिभाषा क्या होती है, तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इनकी परिभाषा जो होगी, परिमेय तथा परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। यह हुई वास्तविक संख्याओं की परिभाषा। अब वास्तविक संख्याओं को हम पहले सर्वप्रथम दो भागों में बांटेंगे। वास्तविक संख्याओं को सर्वप्रथम दो भागों में बांटा गया, वो है परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती? वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p अपान के रूप में लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p अपान के रूप में लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें p अपान क्यू रूप में लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें p अपान क्यू रूप में लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें p अपान क्यू रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। और परिमेय संख्याओं की एग्जाम्पल जो होंगी, वो कोई प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। तो माइनस का 1 हो सकता है, प्लस का 1 हो सकता है, भिन्नात्मक संख्याएं हो सकती हैं। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती? वे संख्याएं जिन्हें हम p अपान के रूप में नहीं लिख सकते, वो सभी क्या होती? अपरिमेय संख्या होती। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p अपान के रूप में नहीं लिख सकते, वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं होती। अपरिमेय संख्याओं की जो एग्जाम्पल होंगे, वो जरूरी होता है यहां पर जाना, क्योंकि यहां पर जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं यही से अधिकतर बनते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अगर हमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी है, तो हम जरूर से जरूर आंसर को दे पाएंगे। तो अपरिमेय संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जिनका पूर्णांक में वैल्यू ज्ञात नहीं होता, वो भी अंडर रूट में अधिकतर होती हैं या कोई प्रतीक हो। वो सभी क्या होंगे? वो सभी संख्याएं होंगी अपरिमेय संख्याएं होंगी। ये सब अपरिमेय
संख्या, जैसे √2 है, √5 है और ये पाई निश्चित रूप से आपको याद कर रखना होगा कि ये पाई जो है, वैसे तो इसका मान 22/7 होता है, लेकिन अगर 22/7 को कहा जाए तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन यहां पर अगर केवल पाई के बारे में पूछा तो वो सदैव अपरिमेय संख्या होगी। इसको विशेष रूप से ध्यान देना। अगर 22/7 लिखा है तो वो परिमेय संख्या है, परंतु वहीं पर पाई लिखा है तो वो परिमेय संख्या होगी। अब इस तरीके से परिमेय संख्या जो है उसके बारे में बताएंगे। परिमेय संख्या क्या हो सकती है? पूर्णांक संख्या हो सकती, क्या हो सकती? पूर्णांक संख्या हो सकती। पूर्णांक संख्या हो सकती। परिमेय संख्या क्या हो सकती है? पूर्णांक संख्या हो सकती। और क्या हो सकती? अपूर्णांक संख्या हो सकती। अपूर्णांक संख्याएं हो सकती। अपूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या होंगी और अपूर्णांक संख्या भी होती है। यानी हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या को पुनः से हम दो भागों में लिख सकते हैं, पूर्णांक संख्या और अपूर्णांक संख्या। और एक और प्रकार हम कह सकते हैं कि यहां पर शून्य भी हो सकती है। तो यहां पर पूर्णांक संख्याओं के बारे में अगर हम कहें तो पूर्णांक संख्याएं सदैव पूर्ण होंगी, यानी उनका दशमलव में मान नहीं होगा। धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब भी होंगी वो पूर्ण होंगी। जैसे 1 ± 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इस तरह के एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे? पूर्णांक संख्या में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? पूर्णांक संख्या में आ जाएंगे। हम तुमको संक्षिप्त थोड़ा सा जानकारी जल्दी जल्दी दे दें ताकि इसको समाप्त भी जल्दी करना है, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है, इसलिए यहाँ पर हमको ऐसा करना होगा। तो पूर्णांक संख्या होगी। अपूर्णांक संख्या क्या होंगी? यहाँ पर भी ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो भी संख्या होंगी वो क्या होंगी? आपकी भिन्नात्मक होंगी, अर्थात पूर्ण संख्या नहीं होगी। अर्थात इसमें इनका मान सदैव दशमलव में हो सकता है। तो -1/2, 3/2, इसे 5/7, ये सभी संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्याएं होंगी। तो इस तरीके से अब हम आप लोगों को जो है सिलेबस की ओर चलेंगे, क्योंकि हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। वास्तविक संख्याओं को पहले दो भागों में बांटा गया, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? वे सभी संख्याएं, जैसा कि पिछले क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि परिमेय संख्याएं होती क्या। तो कक्षा 8 है, इनमें कक्षा 7-8 में इनके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को जानकारी होगी, फिर भी हमने आपको थोड़ा सा बता दिया कि जानकारी के लिए कि वे सभी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सदैव जो हर होगा, डिनोमिनेटर, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर परिभाषा लिखते समय या पढ़ते समय ध्यान दें, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु वहां पर क्यों 0 ना हो, तो वह संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। उसके बाद हमने परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकती हैं। धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक या पूर्ण संख्या या अपूर्ण संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन वहां पर ध्यान देना है कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होगी? अपरिमेय वे सभी संख्याएं होंगी जिनका मान अंडर रूट में होगा और या कोई प्रतीक के रूप में होगा। तो ऐसे अंडर रूट की वैल्यू जिनका वर्गमूल नहीं निकलता। अगर हम कह दें कि √9 क्या एक परिमेय संख्या है? तो नहीं, क्योंकि हमें पता है इसका मतलब 3 होता है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल सकता है। वे सभी संख्याएं जो अंडर रूट में तो है लेकिन उनका वर्गमूल निकल सकता है, वे अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगी, वो परिमेय संख्या होंगी, क्योंकि वो चकमा देने का प्रयास करता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बताएं कि इसमें कैसे सवाल पूछा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कहें, उदाहरण के लिए आपको हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि किस तरह यहां से क्वेश्चन बन सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो ऑप्शन दे दिया जाएगा A, B, C, D। तो यहां पर इसे हम कह दें कि अपरिमेय संख्या छांटना है तो 22/7 या फिर हम कहते हैं 3.14
फिर हम कुछ ऐसी वैल्यू दे दे कि √9 और उसके बाद √ हम पाई रख दें यहां पर। तो इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो कौन सी परिमेय संख्या है? तो हमें पता है कि जब भी कोई प्रतीक लिख दिया जाए संख्या के रूप में, तो वहां पर या प्रतीक का मान प्रतीक लिख दिया जाए, तो वहां पर प्रतीक जो होगा वो सदैव अपरिमेय होगा, क्योंकि यहाँ पर जो √9 है, हमने बताया सभी रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन ऐसी रूट वाली संख्या जिनका वर्गमूल निकल सकता है वो कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होंगी, वो सदैव परिमेय संख्या, क्योंकि वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमने संख्याओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दिया। अब ये पूर्णांक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी देंगे, इनको पहले इरेज कर दें। पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानकारी, थोड़ा थोड़ा सा हम तुमको जानकारी दे दें, क्योंकि पिछली क्लासों में आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अभी ये भी नहीं पता होगा कि पूर्ण संख्याएं क्या है या अपूर्ण संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो इनमें से तुमको थोड़ा सा बताएंगे पूर्णांक संख्या के बारे में थोड़ा सा बता दें। पूर्णांक संख्या, अब पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी आ जाएंगी? तो पूर्णांक संख्या में हम पहले से अगर बांटे तो पहले आपका आ जाएगा सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, फिर इनमें से ही हम कहेंगे भाज्य संख्या, और उसके बाद लास्ट में लिखेंगे अभाज्य संख्या। तो सम संख्या और विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब सम संख्या क्या होती? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो अगर कहा जाए कितनी सम संख्याएं हो सकती है, तो अनंत, क्योंकि संख्याओं की कोई लिमिट नहीं है। अगर विषम संख्या कहें कितनी विषम संख्या हो सकती है, तो अनंत। अभाज्य संख्या पूछे या अभाज्य कितनी संख्या हो सकती है, अनंत। तो संख्याओं के समुच्चय कभी भी ज्ञात नहीं कर सकता, हम कह सकते हैं कि ये यानी अनंत होता है। तो सम संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो, सम संख्या होंगी। उसी के विपरीत क्या विषम संख्याएं क्या होंगी? विषम वे सभी संख्याएं जो 2 से ना कटे, जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये क्या आ जाएंगी? ये आपकी हो जाएंगी किनकी एग्जाम्पल? ये हो जाएंगी विषम संख्या के एग्जाम्पल। उसके बाद भाज्य संख्या क्या होती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत लोगों को अधिकतर नहीं पता होता, भाज्य और अभाज्य। तो भाज्य संख्याएं क्या होंगी? भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं। तो इस प्रकार से अगर हम कहें कि 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, तो हमको क्या है? वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या। अब इसे में लिखें 1, 2, 3, 4, तो 1 का फैक्टर 1 ही होगा, 2 का फैक्टर बहुत ज्यादा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा या 3 हो जाएगा। लेकिन 4 का फैक्टर क्या होगा? इस तरीके से ए भी नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, 3 गुणनखंड हो जाए। 2 भी नहीं होगी भाज्य संख्या, क्योंकि यहां पर इसके फैक्टर या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। यानी इसको या तो गुणनखंड में कौन कौन संख्याएं इसको काट सकती, कम से कम कितनी संख्याएं काट सकती? तो कम से कम कोई भी
भाज्य संख्या है तो इसको कम से कम 3 संख्याएं जरूर विभाजित करनी चाहिए। तो इसको केवल 1 करेगा, इसको 1 और 2 करेगा, इसको 1 और 3 करेगा, लेकिन 4 को कौन कर सकता है? 1 भी कर सकता है, 2 भी विभाजित कर सकता है, 4 विभाजित कर सकता है। तो हम इस प्रकार से जो फाइनली रिजल्ट पर पहुंचे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। अब बहुत लोग क्या करते हैं, जब आ जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो अधिकतर 2 लोग लगा के चले जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2 भाज्य संख्या नहीं है पहली बात तो, या अभाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या होने के लिए क्या अनिवार्य है? वे संख्या जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो वही संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, जबकि 2 के केवल 2 ही गुणनखंड है। तो इस प्रकार से सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 आ जाएगी। तो अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? वे सभी संख्याएं जिनके अधिकतम, या वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही गुणनखंड हो, क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अभाज्य संख्या में तो वैसे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, फिर 3 आ जाएगी, फिर 5 आएगी। यहां पर 1 को ना तो भाज्य लिया जाता है, ना भाज्य में काउंट किया जाता है, ना अभाज्य में। तो क्या होगा? केवल 2 गुणनखंड। तो वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो वो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो इनके एग्जाम्पल में जैसे हमने 2, 3, 5 एंड सो ऑन, ये इस तरीके से हमने क्या देखा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो ये नोट पॉइंट में आप लोग ध्यान देना, यहां पर हम लिख दे रहे हैं नोट पॉइंट। सबसे छोटी भाज्य संख्या, अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या बताना? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 क्या होगी? 4। और सबसे छोटी यहां पर सब लोग, अधिकतर लोग 1 लगाकर चले जाते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या में, लेकिन यहां पर क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। ये नोट पॉइंट हमें याद रखना होगा हरदम के लिए। तो इस तरीके से हमने तुमको बता दिया क्या कि वास्तविक संख्याओं के बारे में संक्षिप्त परिचय हमने तुमको बता दिया। अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक, जो यहाँ पर जो क्लास 10th में जो वास्तविक संख्याओं का जो टॉपिक प्रारंभ होता है वो लासा और मासा, यानी एलसीएम एचसीएफ से, एलसीएम और एचसीएफ से, महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त। तो हम अब आपको बताएंगे लासा और मासा। लासा मासा के बारे में हम जानकारी अब देंगे तुमको। आज हम पूरी तरीके से आपको इनका परिचय बता देंगे, पूरा चैप्टर, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। लासा एंड मासा। तो लासा मासा के बारे में हम तुमको थोड़ा सा बता रहे हैं। लासा मासा के जो पहली बात, तो लासा मासा की केवल 2 ही विधियां हैं आपके पास। कौन सी? एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा याद करना लासा मासा, और दूसरा क्या है? भाग विधि, भाग विधि द्वारा लासा मासा याद करना। लासा मासा, भाग विधि द्वारा लासा मासा याद करना। तो यहां पर अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि द्वारा लासा मासा हम याद करने के लिए बताएंगे। तो लासा मासा के लिए पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। लासा मासा में क्या होगा? इसमें हम अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा मासा निकालेंगे तो किसी भी संख्या की सबसे अधिक, सबसे बड़ी घात लेंगे, सबसे बड़ी घात लेंगे, सबसे बड़ी घात लेंगे, सबसे बड़ी घात कॉमन ली जाती। उसके बाद इसमें मासा में सबसे छोटी
घात सबसे छोटी, तो सबसे छोटी घात लेंगे अगर अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, क्योंकि हम वहां पर गुणनखंड करेंगे उसके बाद पावर देखी जाती है, घात देखी जाती है। तो हम थोड़ा सा पहले एग्जांपल दे दे दो। जैसे पहली हम जैसे 16, 24 और 48। अब इसका हम पहले लासा और मासा निकाल के दिखाएंगे तुमको गुणनखंड विधि से, किसे, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम लिखेंगे पहली संख्या, लिखो पहले हल। तो यहां पर 16 लिखा, 16 को हम लिखते 2 की पावर 4, क्योंकि अगर हम फैक्टर करेंगे 16 के तो किस तरह करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एके 2। तो कितने फैक्टर आए हैं 16 के, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 4 आ गया। इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं 24 को, 24 को 8 त्रिक 24, 8 त्रिक यानी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। उसके बाद हम 48, 48 क्या लिख सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं हम 16 48, यानी 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 3। तो इस तरीके से हम लासा और मासा निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड में। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम देखेंगे पहले मासा, HCF कैसे निकालेंगे, तो HCF में हम देखेंगे, क्योंकि यहां पर पहले कितने फैक्टर हैं, कितने गुणनखंड है, तो हम देखते हैं पूरे तीनों संख्याओं में केवल 2 फैक्टर नजर आए, 2 और 3। तो जो मासा होगा या HCF होगा, मासा या HCF होगा, वहां पर हम देखेंगे कि जैसे 2, तो 2 और 3 है, 2 की पावर, और वो भी उभयनिष्ठ होना चाहिए पहली बात, तो तीनों में यानी कॉमन होना चाहिए। तो तीनों हम देख रहे हैं कि केवल कौन संख्या कॉमन है, 2। तो 2 की पावर सबसे छोटी कितनी है, तो मासा ज्ञात करते समय हम जरूर ये ध्यान देंगे कि कौन सा गुणनखंड सभी आंकड़ों में उभयनिष्ठ है कॉमन। तो यहां पर देख रहे 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, तीनों में, लेकिन 3 जो है वो तीनों में नहीं है। इस तरीके से 3 तो कट जाएगा। तो अब 2 की पावर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मासा के लिए कॉमन होना अनिवार्य है, उभयनिष्ठ होना अनिवार्य, यानी वही गुणनखंड मासा में गिने जाएंगे जो सभी आंकड़ों में कॉमन है या उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर 2 ही तीनों आंकड़ों में है। इस प्रकार से हम केवल 2 की पावर देखेंगे और मासा ज्ञात करते समय पावर क्या लेंगे, छोटी पावर लेंगे। तो छोटी पावर में 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 आ जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं HCF कितना आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा। इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि हम बस देखेंगे कि कौन से गुणनखंड है और उनमें से कौन सा गुणनखंड उभयनिष्ठ या कॉमन है, उसी पर हम घात देखेंगे। और मासा में सबसे छोटी घात, लेकिन लासा जब एलसीएम ज्ञात करेंगे, इसी पर अगर हम एलसीएम ज्ञात करें तो एलसीएम में हम ये नहीं देखते कॉमन फैक्टर है या नहीं कॉमन, इससे मतलब नहीं, बस देखना कि कितने कुल फैक्टर है, 2 और 3 फैक्टर है, तो इनमें सबसे बड़ी घात लेंगे। क्या लेंगे, सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात 2 की कितनी, 2 की सबसे बड़ी घात 4, उसके बाद 3 की सबसे बड़ी घात 1 है ये, तो वहीं पर हो जाएगा। अब इस तरीके से एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 8 गुणे 3 यानी 8 त्रिक 24। तो एलसीएम इस तरीके से कितना आ जाएगा, 24। कितना आ जाएगा, 24। तो ये तो है अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या ज्ञात करना, इसका मासा लासा ज्ञात करना। अब इसी का अगर हम भाग विधि से ज्ञात करें, भाग विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, तो भाग विधि से लासा मासा ज्ञात करते समय क्या ध्यान रखना है कि अब इनको पहले लिखें। भाई लिखा हमने, क्या लिखा, पहले लिखा जो आंकड़े उनको हम लिख दें, जो कहते 16 है, उसके बाद 24 है, फिर उसके बाद 48 है, हमने लिख दिया। अब हम कौन सा ऐसा उभयनिष्ठ फैक्टर है, अगर हम पहले मासा ज्ञात करें, पहले अगर हम मासा ज्ञात करें तो हम यहां पर देखेंगे जितने आंकड़े दिए हैं, यहां पर जितने आंकड़े जितनी संख्याएं दी, उनमें देखिए कौन सी ऐसी संख्या जो तीनों आंकड़ों को पूर्णतः विभाजित कर दी। तो हम देख रहे हैं तीनों सम संख्याएं, तो तीनों सम संख्याएं, तो यहाँ पर 2 जरूर इसको काट देगा। तो 2 अट्ठे 16 और 12 दूना 24, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। आप फिर से देख रहे हैं कि मासा के लिए जरूर ध्यान देना कि जब मासा ज्ञात कर रहे हो तो कोई भी संख्या उठाए भाग देने के लिए, वो सभी आंकड़ों को काट रही हो। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वहीं से खत्म कर देंगे, वही उतना मासा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए अभी भी 2 जो है इसको पूरी तरह काटा, तीनों आंकड़ों को, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12 और यहाँ पर 12 दूना 24। अभी भी 2 है जो इसको पूर्णतया तीनों आंकड़ों काट सकता है। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12। अब ऐसी कोई संख्या है जो तीनों आंकड़ों काट दे,
हाँ, दो इसको काट देगा, इसको काट देगा, लेकिन इस आंकड़े को नहीं काट पाएगा, 3 को नहीं काट पाएगा कोई, यानी अब यहां पर कोई ऐसी संख्या नहीं बची जो इन तीनों आंकड़ों को काट सके। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो वहीं से गुणनखंड रोक देते हैं और जितने फैक्टर प्राप्त हुए वही उनका एचसीएफ आ जाएगा। तो भाग विधि से एचसीएफ याद करने का यही तरीका होता है कि कितनी है, 2 के 3 फैक्टर मिले, तीनों को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा आपका 8। इस तरीके से हमने भाग विधि से आपको मासा निकालना बता दिया। अब लासा बताएंगे। अब लासा में क्या करेंगे, जब तक गुणनखंड करेंगे जब तक नीचे 1 1 ना हो जाए, जब तक, इसमें कोई ध्यान नहीं देना, बस इतना करना, गुणनखंड करते जाओ, लास्ट में क्या है, 1 1 मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पर 2 से ये कर सकता है, 2 1 के 2, 3 नहीं कटेगा, जो रखे रहो, जो कहते हो रखे रहे, और 2 ही 6। अब देख रहे हैं कि 3 बचा है तो 3 को बस एक बार काट दें, 3 1 के 3, 3 1 के 3, यानी यहां पर जब लासा ज्ञात करेंगे तो हमें केवल इतना ध्यान देना कि फाइनल लास्ट तक जाएंगे गुणनखंड करते हुए, जब जितने आंकड़े सबके नीचे 1 1 आ जाए, यानी सारे में क्या बचे, उभयनिष्ठ फैक्टर 1 1 बचे, वहीं तक करेंगे। उसके बाद फिर जितना फैक्टर मिला उनका सबका गुणा कर देंगे और क्या हो मिल जाएगा, वही लासा मिल जाएगा। तो 3 1 के 3, इस तरीके से एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा भैया इनका, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, 16 48, क्या जाएगा 16 48, सॉरी कितना है, 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, 16 48, सॉरी यहां पर कहीं गलती होगी, 16 यहां पर, हाँ सर यहां पर गलती हो गई थी क्योंकि 2 की पावर 16, 2 की पावर 4 यहाँ, इसलिए यहां पर 16 होगा, तो 16 48 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी पावर 2 की यहाँ कितनी थी 4, इसलिए यहाँ पर 2 की पावर 4, इसलिए यहाँ पर 16 आ जाएगा। 2 की पावर 16 का मतलब 2 की पावर 4 का मतलब 16, और यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने भाग विधि से आपको आप लोगों को बता दिया। तो ये हमने 2 मेथड बताए लासा और मासा ज्ञात करने का। अब एक सूत्र भी होता है जब केवल 2 आंकड़े दिए हो, क्या दिए हो, जब केवल 2 आंकड़े दिए हो या 2 संख्याएं दिया हो और उनमें से या तो लासा या मासा दिया हो, तब इससे रिलेटेड भी सवाल आते हैं आपके 100%। एक सवाल तो बोर्ड में पक्का है, एक सवाल बोर्ड में पक्का है। तो वो क्या होता है, तो इसमें एक सूत्र हमें याद रखना है। क्या याद रखना है, एक सूत्र, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इस सूत्र को भी हमें याद रखना होगा। यदि मान लो इस पर अगर एग्जांपल दें, यदि एक संख्या 10 तथा दूसरी संख्या 15 है, क्या है 15 है, और इनका एचसीएफ 5 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा। तो इस तरह के सवाल अगर दे हो तो हम ये सूत्र लगाकर इन सवालों को लगा सकते हैं। तो इसमें से क्या दिया है, एक संख्या, 2 संख्याओं का गुणनफल, सूत्र लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणन, मान लिया पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, और उसके बाद एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यही सूत्र लगा देंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो यहाँ पर एक संख्या कितनी है 10 और दूसरी संख्या कितनी है 15, कितना है 15, और जिनमें से एचसीएफ हमारे पास एचसीएफ दिया रखा है 5। तो एचसीएफ हमारे पास 5 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हम ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, एलसीएम, और जबकि एचसीएफ यानी मासा कितना है 5। तो अगर यहां से 5 इधर गुणा रहेगा तो भाग करेगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, अगर 15 का गुणा करेंगे 10 में तो 150 आ जाएगा, बटे 5 इधर गुणा इधर भाग, तो एलसीएम फाइनली कितना आ जाएगा। अगर हम भाग दे किससे 5 से, यहां पर 5 के 5 मानते ही
15, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 15। तो इस तरीके से हमने आपको जो यहां पर आपके सवाल बनने वाले हैं, जो मेन टॉपिक है इनका अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि तथा इस सूत्र के द्वारा, तो हमने बता दिया है। इस तरीके से आप लोगों को अब अगले टॉपिक अगली क्लास में हम आप लोगों को अब अच्छे से इसके जो डॉक्टर हर्षरूप शर्मा है या मनोहर रे, उसके हम सारे सवाल ए टू जेड लगवा देंगे। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, नमस्कार।